हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट दो नंबर के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? किसी एक कवि का नाम लिखिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है और रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान काव्य रचनाएं की गई, इस कारण से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान काव्य रचनाएं की गई, इस कारण से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकाल के कवि में हम लिख देंगे केशव दास, जिनकी रचना है रामचंद्रिका, और दूसरे कवि बिहारी, जिनकी रचना है बिहारी सतसई। तो आप इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसानी से याद कर लोगे। ये आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए। नई कविता की दो विशेषताएं, तो इसका उत्तर होगा, नई कविता में कवियों ने नए प्रतीक व नए उपमानों का प्रयोग किया, और दूसरा है, नई कविता में लघु मानववाद की प्रतिष्ठा की गई। नई कविता में कवियों ने नए प्रतीक व नए उपमानों का प्रयोग किया, और दूसरा है, नई कविता में लघु मानववाद की प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता हम लिखेंगे, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, और दूसरी है, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव में हम लिखेंगे, स्थायी भाव स्थायी रूप से सहृदय के हृदय में रहते हैं, और संचारी भाव में लिखेंगे, संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह बनते और बिगड़ते रहते हैं। दूसरा अंतर है, स्थायी भाव 10 है, जबकि संचारी भाव में हम लिखेंगे, संचारी भाव 33 माने जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, काव्य में जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आंख, लंका सारी जरी गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आंख, लंका सारी जरी गई गए निशाचर भाग। इसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। और निबंध का नाम लिखना है हमें, अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम लिखना था, तो निबंध संस्कृति निबंध है, जिसके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, कहानी और उपन्यास में अंतर, तो बहुत ही आसान अंतर हम याद कर लेंगे। पहला अंतर है, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। दूसरा अंतर है, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो इसमें पहला है, दो भाषाएं बोलने वाला। तो इसके लिए जो शब्द बनेगा वो है द्विभाषी। ठीक है, द्विभाषी, दो भाषाएं बोलने वाला कहलाएगा द्विभाषी। दूसरा है, जिसका वर्णन न किया जा सके उसे कहेंगे अवर्णनीय। तीसरा है, संसार भर में प्रसिद्ध, तो इसके लिए कहा जाएगा विश्व प्रसिद्ध। चौथा है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे कहेंगे अनुपमेय।
इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यह मुहावरों का अर्थ लिखना और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है खून पसीना एक करना। इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। इसका प्रयोग होगा, विनय ने मकान बनवाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। इसके बाद दूसरा है गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का अर्थ है थोड़े में अधिक। गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े में अधिक। इसका प्रयोग है, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा में उदाहरण सहित लिखना है। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है या प्रकृति को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। काव्य में जहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है या प्रकृति को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। इसके बाद अगला प्रश्न जो हमें तैयार करना है वह है करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर होगा, सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां करुण रस होता है। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां करुण रस होता है। उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है? संवत में उनकी समयावधि लिखिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर है, हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया जाता है। तो ये 4 काल है, पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, तीसरा है रीतिकाल या उत्तर मध्य काल, चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल। तो आदिकाल या वीरगाथा काल जो है उसका जो संवत में समय है तो संवत 1050 से 1375 तक है। दूसरा जो भक्ति काल या जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है उसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा है रीतिकाल या उत्तर मध्य काल भी जिसे कहा जाता है, उसका संवत है 1700 से 1900 तक। और चौथा आधुनिक काल या गद्य काल, उसका समय है संवत 1900 से अब तक। तो इस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। इसके बाद है प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ हम प्रगतिवादी 2 कवि लिख देंगे। तो पहले कवि है नागार्जुन जिनकी रचना है युगधारा, और दूसरे हैं शिवमंगल सिंह सुमन जिनकी रचना है प्रलय। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है काव्य की परिभाषा व उसके भेद लिखिए। तो इसका उत्तर है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के 2 भेद है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो इस प्रकार से हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर लिए कक्षा 10वीं के लिए। यह प्रश्न आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम हिंदी के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न याद करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।